नमस्कार दोस्तों। यदि आप 15 अगस्त पर भाषण देने जा रहे हैं तो यह भाषण पूरे स्वतंत्रता आंदोलन पर बड़े ही विस्तार से चर्चा की गई है। शुरुआत हम सबसे पहले अभिनंदन से करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय तथा वंदनीय गुरुजन, प्रांगण में आए हुए अभिभावक गण और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। एक सुंदर पंक्ति के द्वारा श्रद्धांजलि प्रस्तुत है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी नामो निशा होगा। अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, प्राणों की आहुति देने वाले, राष्ट्र भूमि की आन बान शान के लिए मर मिटने वाले अमर बलिदानियों की अमर कहानियों को याद करने का दिन है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से लगभग 200 वर्षों बाद हमें आजादी मिली। उन सभी क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, मां भारती के वीर सपूतों, राष्ट्र नायकों को कोटि कोटि नमन बंदन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस सुंदर पंक्ति के द्वारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक संपन्नता के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था। यही कारण था कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विदेशी आक्रांताओं, आक्रमणकारियों और व्यापारियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में जहां ईरानी शासक दारा, सिकंदर महान और मौर्य काल के पतन के बाद हिंद, यवन, शक, कुषाण और गुप्त काल में अरबों का आक्रमण हुआ और मध्यकाल में तुर्कों जैसे महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय कंपनियों को जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी भारत आए। यहाँ अंग्रेजों की सोच व्यापार से ज्यादा साम्राज्यवादी थी। उनकी राजनीतिक लालसा के कारण प्लासी और फिर बक्सर जैसे युद्ध हुआ और उस युद्ध में ये अपराजय सिद्ध होने लगे। मुगल साम्राज्य कमजोर होने पर अनेक देसी रियासतों का उदय और वर्चस्व स्थापित होने लगा, जैसे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, राजपूत, जाट, मराठा, सिख, मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदराबाद के निजाम, इंदौर में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया आदि। इधर अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत देसी रियासतों को हड़प नीति, डलहौजी के द्वारा, सहायक संधि, बेलेजली के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1857 की एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर को दिया गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट के नेतृत्व में क्रांति का दिन 31 मई को निश्चित किया गया, जिसमें प्रमुख रियासतें शामिल थीं, जैसे कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे और लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली ने कमान संभाल रखी थी। लेकिन इसी बीच एक तात्कालिक घटना बैरकपुर छावनी में घटी, जो एनआई के रेजिमेंट 34वीं बटालियन के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों की खबर से 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। अपने ही अधिकारी जनरल सर्जेंट ह्यूस्टन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। इसके कारण 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह क्रांति अपने निश्चित समय से पहले ही 10 मई को ही प्रारंभ हो गई। इसमें देसी रियासतों ने बड़ी ही बहादुरी से अंग्रेजों से युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में शहीद हुई। यह सुंदर पंक्ति उनके लिए समर्पित की गई थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। उनके वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की थी और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। उन्होंने लिखा है, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। इस तरह तमाम नेताओं को पकड़ लिया गया और क्रांति असफल हो गई, क्योंकि कुछ देसी रियासतें भी थी जो कि अंग्रेजों का साथ दे रही थी। उसमें एक कारण यह भी था, भले ही क्रांति असफल हुई लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ।
अब कंपनी की बागडोर सीधे इंग्लैंड के महारानी के पास आ गई। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति की भूख अभी और बढ़ती ही जा रही थी, जिससे हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, सभी त्रस्त थे। आदिवासियों में सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा जैसे अनेक आदिवासी नेताओं और तमाम छोटे छोटे आदिवासी समूह लड़ रहे थे, जिनकी जमीनों को छीना जा रहा था। सन्यासियों ने भी विद्रोह कर दिया था, क्योंकि सरकार ने तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसमें गिरिये और नागा सन्यासियों ने विरोध किया। इस तरह तमाम बढ़ते हुए आक्रोश को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों की सहायता से एक राजनीतिक इकाई 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। शुरुआत में कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि ने अपने मांगों को आवेदन तथा प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे रखते थे। लेकिन बाद में उग्रवादी गरम दल के सदस्यों का उदय हुआ, जिसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने कांग्रेस को एक प्रखर संस्था बना दिया, जो कि बाल गंगाधर तिलक प्रखर स्वराज के समर्थक थे। उन्होंने कहा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही छोड़ूंगा। जैसे जैसे शोषण बढ़ रहा था, उसी तरह राष्ट्रवाद की भावना भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। बंगाल इस लिहाज से आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न था। इसी कारण सन 1905 में बंगाल में राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग अलग कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में जनाक्रोश की भावना पनपने लगी और परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसमें स्वदेशी को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और स्वदेशी चीजों को अपनाने पर बल दिया गया। इस तरह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार धीरे धीरे बंगाल के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी फैल गया। अब आजादी का दूसरा चरण हमें तब देखने को मिलता है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में भारत आने पर शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में वहां गांधी जी ने अंग्रेजों के विभेदकारी नीतियों से जिस प्रकार से सत्याग्रह और आंदोलनों को चलाया, जिसका असर भारत में भी दिखाई दिया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर देश भर में सत्याग्रह और आंदोलन चलाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, जो कि सफल रहा, लेकिन उधर सरकार की दमनकारी नीतियां भी आगे बढ़ रही थी। और इसी बीच एक मन को झकझोर देने वाली घटना 13 अप्रैल सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी, जहां निहत्थे जनता पर जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी। इस घटना में हजारों लोग मारे गए। यह घटना पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रो उठी बाग की दीवारें, हर दिशा खौफ से डोली थी। जालिम डायर ने जब खेली खूंखार खून की होली थी। गांधी जी ने इसी बीच अपना सबसे बड़ा पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन एक घटना 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर घटी, जहां आक्रोशित जनता ने पुलिस थाने में आग लगा दी और उसमें सभी पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा और जब आंदोलन अपने चरम पर था, तब गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, जिसके कारण युवाओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने गांधी जी की इस मूवमेंट से अलग हो गए और परिणाम यह हुआ कि अनेक क्रांतिकारी संगठन बने। सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने यचारे की स्थापना की थी और यचारे ने सबसे पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी में एक ट्रेन में जा रहा सरकारी खजाना को लूट लिया। इस काम को 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया। उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का यह तराना इस घटना पर फिट बैठता है। चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में है, देखना है यह तमाशा कौन सी मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस कांड से जुड़े हुए कुछ लोगों को आजीवन कारावास दे दिया गया, लेकिन भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भागने में कामयाब हो गए। अब इस तरह यह चारे छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने सन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो जाने पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की दूसरी घटना को अंजाम दिया 8 अगस्त 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे देते हुए इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। इन पर मुकदमा चलाया गया और इसके साथ ही साथ लाहौर षड्यंत्र केस भी सिद्ध हो गया, जिसको लेकर 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को फांसी दे दी गई। क्योंकि अंग्रेजी सरकार भगत सिंह के इस बढ़ते हुए लोकप्रियता से बहुत ज्यादा डरी और भयभीत थी, क्योंकि दिनों दिन भगत सिंह की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। भगत सिंह ने लिखा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। रहूं या ना रहूं पर यह वादा है मेरा, तुझसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत थे। भगत सिंह मात्र क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक सोच और एक समाजवादी चिंतक भी थे और समाज के प्रति गहरी सोच रखते थे। राष्ट्र प्रेम के प्रति कितनी गहरी सोच और कितना चिंतन था, उसका उदाहरण मिल जाता है। गजब का जज्बा था। जब मृत्यु सामने खड़ी हो उस समय भी लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। अब बात उस क्रांतिकारी की जिसने कहा था, आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, अर्थात चंद्रशेखर आजाद, जिसने असहयोग आंदोलन, काकोरी कांड, दिल्ली षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, सेंट्रल हॉल में बम फेंकने की साजिश में शामिल थे। भगत सिंह और उनके साथियों को छुड़ाने की योजना बना रहे थे। 1931 में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में जब एक गोली शेष रह जाती है, तब उन्होंने स्वयं को ही गोली मार ली। इस तरह वह आजाद ही रहे और उनकी बातें सच साबित हुई। और इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में भी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था। जैसे महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंगाल में चित्तरंजन दास और अरविंद घोष के द्वारा, और दिल्ली में 1912 में राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में प्रवेश करते समय उन पर बम फेंका गया। उसी तरह अलीगढ़ षड्यंत्र केस में प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन निशाना चूक गया, जिससे 2 महिलाएं मारी गईं और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस वहीं पर खड़ा था। गजब का जज्बा था। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में उसे फांसी दे दी गई, जो कि इतिहास में सबसे कम उम्र की फांसी थी। चटगांव शस्त्रागार लूट, सूरसेन जिन्हें मास्टर दा कहा जाता है, उन्होंने 1930 में शस्त्रागार को लूट लिया। कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने घटना का अंजाम इंग्लैंड में जाकर दिया, जैसे ऊधम सिंह ने, जिन्होंने जनरल ओडायर को इंग्लैंड में जाकर गोली मारी। इसी तरह कर्नल वाइली को मदन लाल ढींगरा ने इंग्लैंड में जाकर गोली मारी। अब बात एक ऐसी शख्सियत की जो कि एक नेता, क्रांतिकारी और एक समाजवादी नेता थे। नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिनसे अंग्रेज हमेशा भयग्रस्त रहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया, लेकिन उन्होंने सन 1941 में जियाउद्दीन नाम से भेष बदलकर काबुल पहुंचे और काबुल से भी भेष बदलकर जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिले। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस की मदद की और नेताजी की उपाधि दी। जर्मनी इटली के खिलाफ लड़ते हुए भारतीय सैनिक जो सिंगापुर में कैद थे, उनको छुड़ाया और एक सैन्य दल बनाया। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और सैनिकों में जोश भरते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा लगाया। जय हिंद कहकर सैनिकों में जोश भरा। सन 1943 में सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार भी बनाई
और सन 1944 में रेडियो पर उन्होंने गांधी जी से कहा, राष्ट्रपिता, स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई प्रारंभ हो गई है। इस तरह नेताजी भारत के बाहर रहते हुए भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और नेताजी की फौज भारत और बर्मा की सीमा तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और 14 अगस्त 1945 को कहा जाता है कि टोक्यो जाते हुए ताइपे में एक वायुयान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। जैसे कि हम सब जानते हैं, अपनी स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। लेकिन गांधी जी और अन्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब आंदोलन बिना लीडरशिप के हो गया, लेकिन कुछ नेता भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन कर रहे थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, चित्तू पांडे। बलिया में समानांतर सरकार स्थापित की। इस तरह देश की स्वतंत्रता आजादी दिलाने में हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, सन्यासी हो, आदिवासी, कांग्रेस, देसी रियासतें, क्रांतिकारी, मजदूर और महिलाएं, इस तरह सभी के बलिदान और त्याग ने भारत को आजादी दिलाई। और अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947 पास हुआ और इस तरह भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। जय हिंद, जय भारत।